हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। थोड़ा सा अ, गले में खराश है, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है। जब मौसम तब्दील होता है ठंडी से गर्मी में या गर्मी से ठंडी में जाता है तो हर शख्स की तबीयत जो है तकरीबन ख़राब होने को होती है। खैर, ये एक अलग बात है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले की वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए के लिए, बीए ऑनर्स के लिए, बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए और बीए बीएड के लिए जो इंडो इस्लामिक का पोर्शन है उसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सवालात को, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछता है अपने तलबा से। खैर, दूसरी बात यह है कि इंडो इस्लामिक का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूं भी हो जाता है क्योंकि 25 नंबर्स हैं और 25 नंबर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी एग्ज़ाम में आपको कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप सबसे फर्स्टली मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा और ये आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इंडो इस्लामिक का जो पोर्शन है, तमाम पोर्शन के साथ, जैसे कि इंग्लिश का पोर्शन भी है, इसमें रीजनिंग भी है और भी चीज़ें हैं मौजूद, करंट अफेयर्स वगैरह, उसके साथ साथ इंडो इस्लामिक का जो पोर्शन है उसे आप हल्के में ना लेकर के थोड़ा सा हड्डी लेकर के पढ़ें, अपने दिमाग को लगा करके। और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वाकई में मुश्किल होते हैं और उसी के लिए हम ये क्लास आपको करवा रहे हैं। आइए देखते हैं कि लेटेस्ट 2025 में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इंडो इस्लामिक के एमयू ने पूछा है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि satirical novel on सर सैयद अहमद खान इब्नुल वक्त वॉज अथर्ड बाई। देखिए, थोड़ी सी मेरी आवाज़ फंसी है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा, थोड़ा सा ईयरफोन वगैरह लगा करके समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए मैं पहले ही आपसे सबसे माजरत चाहता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे सब चीज़ें तो आपको क्लियर होती चली जाएंगी। पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान पर जो इब्नुल वक्त नाम से नॉवेल लिखी गई है उसके राइटर कौन है, उसके ऑथर कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है डिप्टी नज़ीर अहमद, अकबर इलाहाबादी, अल्लामा शिबली और मौलाना रशीद अहमद गंगोही। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब जो है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो इब्नुल वक्त नाम की जो किताब है, उसके राइटर हैं और ये किताब जो है वो सर सैयद अलैहिर्रहमा के बारे में उन्होंने लिखी है। याद रखिए, इससे अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्योंकि पेपर सॉल्व कराने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन बनते जाए हम आपको बताते जाएं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन कभी ये भी बन सकता है कि इब्नुल वक्त जो किताब है वो किसके बारे में है ना। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, सर सैयद हो सकते हैं, मौलाना हाली हो सकते हैं, शिबली हो सकते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इब्नुल वक्त जो किताब है वो किसके बारे में लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा वो किसके बारे में लिखी गई है, सर सैयद अहमद खान के बारे में वो किताब लिखी गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर इन्वेस्टेड टाइटल ऑफ आरिफ जंग ऑन सर सैयद अहमद खान इन द ईयर। देखिए, सर सैयद अहमद खान यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद खान से क्वेश्चन ज्यादा फोकस किया जा रहा है लेटेस्ट एंड 2025 के बाद से। जितने भी मैंने 2025 का पेपर हुआ मैंने उसको एनालिसिस किया क्योंकि हम लोग पेपर को अच्छे से एनालिसिस करके उसका तज्जिया करके यहाँ पोडियम पर खड़े होते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था ये सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और उसके बारे में, उसके फाउंडर के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप इस काबिल हैं, इस चीज़ का आप हक रखते हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ें। खैर, तो अब जो है एमयू इस साल का जब मैंने पेपर एनालिसिस किया तो ये बात निकल के सामने आई कि सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट पे पिछले पेपर्स के मुकाबले में ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है और ऐसा होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
आरिफ जंग का जो खिताब था वो बहादुर शाह जफर ने, यानी कि जो लास्ट मुगल बादशाह थे, उन्होंने आरिफ जंग का जो खिताब था वो सर सैयद अलैहिर्रहमा को किस सन में अता किया था, यानी कि किस सन में उनको ये टाइटल दिया गया था आरिफ जंग का। तो आरिफ जंग का जो खिताब दिया गया था सर सैयद अलैहिर्रहमा को, वो दिया गया था, अच्छा देखिए यहां पर ऑप्शन नहीं है, 1826, 1836, 1846 और 1852 लिखा हुआ है, जबकि उनको खिताब दिया गया था 1842 में। देखिएगा 1842 में बहादुर शाह जफर ने सर सैयद अलैहिर्रहमा को आरिफ जंग का खिताब दिया था। और इसी के साथ में एक और खिताब दिया था, क्या याद, आरिफ जंग है, याद रखिएगा, खिताब और था, क्या था वो, जवादुद्दौला, जवादुद्दौला, ठीक है। जवादुद्दौला का जो खिताब था वो भी बहादुर शाह जफर ने दिया था, और किसको दिया था, सैयद अहमद खान को दिया था। और कब दिया था, तो 1842 में ही जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब भी इनको अता किया गया था, ठीक है। कभी कभी ये दोनों साथ में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग भी इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें खैर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 1842 याद रखना है कि 1842 में सर सैयद अहमद खान को आरिफ जंग और जवादुद्दौला का खिताब दिया गया था। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें से और क्या निकल के आ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन इस बार इस तरीके से ना पूछ करके इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सर सैयद अलैहिर्रहमा को, सर सैयद अहमद खान को आरिफ जंग या जवादुद्दौला का खिताब किसने दिया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही जवाब होगा, और 4 मुगल बादशाह के नाम हो, औरंगजेब हो और बहादुर शाह जफर हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको बाबर हो और हुमायूं हो, तो उसमें सही जवाब होगा कि बहादुर शाह जफर ने सर सैयद अहमद खान को क्या किसका खिताब दिया था, आरिफ जंग और जवादुद्दौला का, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर सर सैयद पर है कि सर सैयद अहमद खान अंडरटुक हिज जर्नी टू इंग्लैंड इन, कि सर सैयद अहमद खान ने इंग्लैंड का जो सफर तय किया था वो किस सन में शुरू किया था, ठीक है। उन्होंने जो लंदन का सफर किया था, हमने पहले भी बात किया होगा इस मुद्दे पर, कभी अगर ये बात आई हो कि सर सैयद अहमद खान ने लंदन का सफर किया था, क्यों किया था ये भी एक क्वेश्चन है, कब किया था ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले अभी ये देखते हैं कि कब किया था। इसका सही जवाब है कि सर सैयद अलैहिर्रहमा ने लंदन का सफर 1869 में 1869 में सर सैयद अलैहिर्रहमा ने इंग्लैंड का सफर किया था, ठीक है। याद रखने की बात क्या है कि सर सैयद अलैहिर्रहमा ने 1869 में इंग्लैंड का सफर किया था। अब हमने इससे पहले पूछा था कि क्यों किया था, ये भी एक सवाल बन सकता है। मान लीजिए यहां पर ये हटा दिया जाए, जर्नी इन द ईयर, है ना, किस ईयर में किया था हटा दिया जाए, क्यों किया था पूछा जाए कि सर सैयद अलैहिर्रहमा ने क्यों किया था लंदन का सफर, तो इसका सही जवाब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद पर जो विलियम म्यूर ने किताब लिखी थी, क्या, लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से, और उसमें उल्टी सीधी बात अल्लाह के नबी के नाम पे करी थी उन्होंने, उस किताब का जवाब देने के लिए, उस किताब का जवाब देने के लिए और खुतबात अहमदिया किताब को लिखने के लिए सर सैयद साहब ने लंदन का सफर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की, याद रख लीजिए कि खुतबात अहमदिया जो किताब है, खुतबात अहमदिया, सॉरी खुतबात अहमदिया जो किताब है वो सर सैयद अहमद खान ने लंदन में ही बैठ करके लिखा था, ये भी याद रखने की बात है। और जो लंदन का सफर किया था, क्यों किया था, खुतबात अहमदिया, यानी कि विलियम म्यूर की जो किताब है द लाइफ ऑफ मोहम्मदन, उस किताब का जवाब देने के लिए लंदन में घुस करके 1869 में सर सैयद अलैहिर्रहमा ने उनका खुतबात अहमदिया लिख करके उनकी जो तमाम डाउट्स उसको क्लियर किया था। ये दोनों तीनों बातें याद रखने की, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस सिलसिले का। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ MAO कॉलेज वॉज लेड डाउन इन। पहली बात तो MAO कॉलेज की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, जो उम्मीद है कि आप लोग को पता होगी, मोहम्मदन, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है,
याद रखने की बात है। मान लीजिए कभी आपसे पूछ सकता है कि एमएओ कॉलेज की, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन फंसाने वाला क्वेश्चन जरूर है, ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले भी। तो एमएओ कॉलेज की फुल फॉर्म क्या है? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की फुल फॉर्म है। आइए बात करते हैं। फाउंडेशन स्टोन ऑफ एमएओ कॉलेज वाज लेड डाउन। पूछ रहे हैं कि एमएओ कॉलेज यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अभी आपके सामने मौजूद है, इससे पहले ये एमएओ कॉलेज था और उससे पहले क्या था? मदरसतुल उलूम था। ठीक है, याद रखने की बात है। तो यहां पूछा जा रहा है कि उसका जो फाउंडेशन स्टोन था, उसकी जो बुनियाद रखी गई थी, वो किस सन में रखी गई थी, है ना, किस महीने में, सॉरी यहां महीना पूछा जा रहा है। याद रखिए सन सेम है, 1877 77 77 77 1877 सन सेम है। इट मींस यहां पर मंथ की बात करी जा रही है, यहां पर मंथ की बात करी जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है क्योंकि ये क्वेश्चन सब क्लियर तकरीबन होता है कि 77 में बुनियाद पड़ी थी, लेकिन मंथ क्लियर नहीं है। देखिए कभी कभी मंथ से भी पूछ लेता है, कभी कभी मंथ ना पूछकर कभी आपसे तारीख भी पूछ सकता है कि किस तारीख में रखी गई थी, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये सीरीज आपके सामने लाई जाती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व वगैरह कराने की, ताकि स्टूडेंट्स को ये चीजें क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से और किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसका सही जवाब है जनवरी 1877 की, जनवरी 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। याद रखिए अगर सिर्फ कभी मंथ पूछता है आपसे, ये भी काट दिया जाता है, सिर्फ मंथ पूछा जाए कि किस मंथ में रखी गई थी, तो वो मंथ कौन सा होगा? वो मंथ भी आपका होगा जनवरी का मंथ होगा। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछ ली जाती है कि किस डेट में एमओ कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी, तो याद रखिएगा 8 जनवरी 8 जनवरी 8 जनवरी 1877 को क्या बोलते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए उसका फाउंडेशन स्टोन क्या बोलते हैं, चलिए इस पे आगे क्वेश्चन आ गया तो बात कर लेंगे। खैर देखिए फिर सर सैयद पे क्वेश्चन आ गया, इससे पहले वो इस पे क्वेश्चन था, अलीगढ़ मूवमेंट पे क्वेश्चन था, सर सैयद पे क्वेश्चन आ गया। सर सैयद अहमद खान गॉट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा वो जान जाएगा, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अपने तमाम जिम्मेदारियों से और जो नौकरी वो कर रहे थे मुंसिफ वगैरह की, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा कब दिया था? तो इसका सही जवाब है 1876 में। 1876 में सर सैयद अली रहमान ने अपने तमाम जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन में खैर हाँ, रमज़ान ऑफर आप लोगों के लिए है, जिससे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में भी बताया है। रमज़ान का महीना चल रहा है पाक, और इसमें इस महीने में तमाम संस्था भी ये चाहती है कि अपने से जुड़े हुए लोगों को हम कुछ ना कुछ ऑफर दें, कोई ना कुछ अच्छी चीज़ अता करें, चीज़ें उनको दें। तो अलीगढ़ शिक्षा दौर ने इरादा किया है कि जो उसकी फ़ीस BA BA ऑनर्स BLLB BLib और BA BEd के लिए अब तक 399 हुआ करती थी, अब वो हम आपको रमज़ान में सिर्फ 99 की देंगे। 3 हमने काट दिया, यानी कि 4000 की चीज़ आपको रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ 1000 में दी जाएगी। 75% आपके लिए ऑफ होगा। और इसी के साथ इधर आ जाइए, इसी के साथ आपको ये जो किताब आपको दिख रही है GOAT, है ना, ये किताब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी पैसे में दी जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, अपने चाहने वालों में, अपने से हमदर्दी रखने वालों में और अपने सर्किल में इन चीज़ों को फैलाइए और बताइए कि जो लोग भी यहाँ तक आने की ख्वाहिश रखते हैं MU तक, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा ऑफर एलुरिंग पर चल रहा है। खैर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 1914 मुस्लिम वुमेन्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज, है ना, कन्वीन्ड एट इलाहाबाद बाय, ठीक है, कि 1914 में वुमेन्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी इलाहाबाद में, वो किसके जरिए कराई गई थी, किसने उसको, कौन उसके कन्वेनर थे या थी, ठीक है, कौन उसको कन्वेन किया था, किसने। आइए ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल ऑफ अवध, जस्टिस सैयद महमूद, जस्टिस आमिर अली, सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, या बेगम सुल्तान जहां, ठीक है, जिसके नाम से MU में हॉस्टल भी मौजूद है लड़कियों का, गर्ल्स का। तो इसका सही जवाब है 4th ऑप्शन कि सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल। बेगम ऑफ भोपाल जो थी, सुल्तान जहां जो थी, इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं के सामने, मतलब इन्हीं की क्या कहते हैं उसके कोऑर्डिनेशन में जो है ये वुमेन्स एजुकेशनल
कॉन्फ्रेंस चला करती थी, मुस्लिम वुमेन्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और यही इसके कन्वेनर भी थे। ठीक है, तो इन्हीं ने जो है क्या किया था, इलाहाबाद में इसको करवाया था। बहुत सारे इसकी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुई हैं। ठीक है, याद रखने की चीज़ है, और ये ऑप्शन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है। आइए आगे देखते क्या है। मुगल एम्परर बाबर रॉट इज मेमर इन। ठीक है, पूछ रहे कि बाबर ने जो अपने बारे में जो किताब लिखी थी, अपनी बायोग्राफी जो लिखी थी, वो किस जबान में लिखी थी। तो इसका इजी सा आंसर ये है कि उसने टर्किश जबान में, यानी कि तुर्की की जो जबान है उस जबान में अपनी बायोग्राफी लिखी थी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना है। आइए आगे देखते हैं क्या है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज क्रोन्ड एज एम्परर एट, कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो थे उनको तख्त पर किस शहर में बिठाया गया था। ये सवाल पूछा जा रहा है कि मोहम्मद अकबर को, है ना, ये अकबर नाम आप लोग जानते हैं, ये इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम है। जैसे कि बाबर का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, उसी तरीके से अकबर का नाम जो है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अकबर का पूरा नाम क्या है, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो उसका सही जवाब क्या होगा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होगा। ठीक है, यहां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है कि उसको तख्त पर किस शहर में बिठाया गया था। क्रोन यानी कि उसकी जो ताजपोशी हुई थी, उसको जो बादशाह बनाया गया था, वो कहां बनाया गया था, किस शहर में। तो इसका सही जवाब है पंजाब में ये वाकया पेश आया था। ये इवेंट पंजाब में हुआ था, और वहां पर जो है कि बाबर को एज हुक्मरान तस्लीम किया गया था। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आइए अगला देखते हैं। अकबर्स न्यू सिंक्रेटिक फेथ दीन इलाही वाज कंपोज्ड ऑफ आइडिया ऑब्जर्वेंस फ्रॉम, कि अकबर ने जो एक नया दीन बनाया था दीन इलाही के नाम से, उसके आइडियाज को उसने कहां से उसके आइडियाज को जो कंपोज किया था वो कहां से ऑब्जर्व किया था चीजों को, है ना, किस चीज से, मतलब वेदा और सूफिज्म एंड बुद्धिज्म, सूफिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म या जुडाइज्म और सूफिज्म, यानी इनमें से किससे जो है वो मुतासिर होकर किस चीज को ऑब्जर्व करके उसने जो है वो दीन इलाही नाम से एक नया मजहब एक नए मजहब का इजाद किया था। ठीक है, तो याद रखने की बात है, सही जवाब है कि सूफिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म पे थोड़ी सी बात कर लें। ये जापान में एक अकीदा है लोगों का। जापानी जो लोग होते हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं। तो अकबर ने भी जो है वो सूफिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म से मुतासिर होकर के उसको ऑब्जर्व करके फिर अपने आइडियाज को कंपोज करके वो दीन इलाही को बनाया था। इसमें इतनी चीज जानने की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी थी। ठीक है, फिर वही सेम चीज आ गई है जो आप जानते हैं रमजान ऑफर की। सॉरी, अगला क्वेश्चन है द इमरजेंस ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू इज एसोसिएटेड विद द रेज ऑफ पोएट्स लाइक। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडो इस्लामिक में क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, लेकिन खैर क्या ही किया जा सकता है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिप्यूटेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, से बैठा हुआ इंसान जो है अपनी सलाहियत दिखाने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, और अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है कि टीचर जो है घर से पढ़ाता बहुत बुरे तरीके से हो, लेकिन एग्जाम बहुत हार्ड लेता है। बहुत से टीचर्स ऐसे मौजूद हैं इस दुनिया में। खैर कोई बात नहीं, मैं अलीगढ़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत रिप्यूटेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसने बहुत सारे कारनामे भी अंजाम दिए हैं। ठीक है, खैर मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा आमतौर से होता है। जो टीचर, हम लोग का भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो टीचर पढ़ाया तो थोड़ा कम अच्छा रहा है, अच्छा हो, लेकिन वो एग्जाम बहुत मुश्किल लेता है और कॉपी उससे ज्यादा कहीं मुश्किल चेक करता है। समझ रहे हैं। खैर ये क्वेश्चन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू लिटरेचर जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ना कि इंडो इस्लामिक का ये पार्ट है क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, कि द इमरजेंस ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू इज एसोसिएटेड विद द रेज ऑफ पोएट्स लाइक, पूछ रहे हैं कि जो उर्दू का स्कूल ऑफ थॉट था, दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि उर्दू के कई सारे स्कूल ऑफ थॉट थे, लाइक जैसे कि रामपुर है ना, मतलब स्कूल ऑफ रामपुर था, और एक आपका लखनऊ का था, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद यानी कि पटना, ना दक्कन भी था एक। तो स्कूल कई सारे स्कूल इसके रहे हैं अलग अलग थॉट्स के। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट्स था
इनमें से कौन है जिन्होंने उस दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट को, जिनको मतलब बढ़ावा देने के लिए, जिनको माना जाता है कि इनमें से किन लोगों ने दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट जो था उसको रेस किया था, उसको राइज किया था, ठीक है, उसको बढ़ाने में अपना किरदार निभाया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द। क्योंकि आप ये देखिए कि दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट जो था वहां पर सूफिज्म पाया जाता है ना, वहां पर सूफिज्म थोड़ा सा गालिब है बमुकाबिल दूसरे और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लाइक रामपुर है, अजीमाबाद यानी कि पटना है, दक्कन है या फिर लखनऊ है, इनके मुकाबले में दिल्ली में जो है वो ज्यादा सूफिज्म का गलबा है ना। तो इसीलिए, और आप यहाँ देखेंगे ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर जो है वो खास करके जो है वो इन्होंने सूफिज्म पे शायरी की और साफ और शफाफ शायरी करी है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों लोगों को, हालांकि मिर्जा गालिब भी इसमें है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, सरदार जाफरी मजनून सुल्तानपुरी का तो कोई ताल्लुक नहीं है दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट्स से। तो थोड़ा सा इंसान डिस्टर्ब हो सकता है सदुल्ला खान गालिब पर और बहादुर शाह जफर पर। तो याद रखिए ये शायर थे, लेकिन शायर होने के साथ साथ बादशाह भी थे, तो उतना कुछ खास इन्होंने अपना शायरी में योगदान दिया नहीं, हालांकि दिया है, मतलब इनका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कि इन लोगों का है। तो इसलिए क्वेश्चन भी कट हो जाता है, ठीक है। कुल्ली कुतुब शाह और वली दक्कनी, बात ही बाहर चली गई, दक्कन में चली गई, तो ये सवाल कट गया। अली सरदार जाफरी और मजनून सुल्तानपुरी इधर के हैं, दिल्ली से कोई कनेक्शन भी कट गया, तो मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द वाला ऑप्शन जो है वो सही आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन, इनका जो इंतकाल हुआ था वो किस सन में हुआ था। याद रखने की चीज ये है कि ऑर्डर जो है, जो सिलसिले हैं, वो भी पूछे जाते रहे हमेशा से, चाहे दो ही क्वेश्चन हो, एक ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन वो जरूर इंडो इस्लामिक में पूछा जाता है। तो जो इंडो इस्लामिक का जो ऑर्डर का, सूफिज्म का और भक्ति काल का जो पोर्शन है, उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि दोनों से एक एक क्वेश्चन ही क्यों ना पूछे जाए, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कब हुआ था। आइए इंतकाल से पहले उनकी पैदाइश देख लेते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो पैदाइश हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 1143 के करीब हुई थी, ठीक है। 1143 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पैदाइश हुई थी, ठीक है। आइए अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि उनका इंतकाल कब हुआ था। तो उसका सही जवाब है डी इज द राइट ऑप्शन। 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि उनका इंतकाल कहाँ हुआ था। तो याद रखिए, बहुत फेमस जगह है अजमेर शरीफ, राजस्थान में। अजमेर शरीफ में उनका इंतकाल हुआ था, वहीं पर मदफून है अजमेर में, और बहुत बड़ा मेला उर्स वगैरह वहाँ पे लगता है। हर मुसलमान तकरीबन जानता है इस बात को, बहुत लोग तो जा भी चुके होंगे, आप लोगों में से भी। तो उनकी पैदाइश अगर पूछ ली जाए, वफात की जगह, मौत की जगह, तो 1143, ठीक है। और उनकी वफात पूछी जाए तो बिल्कुल आपके सामने 1236। कहाँ हुई वफात, तो अजमेर में हुई। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर है चीजें आपको, कोई बात जहन में क्लिक करी लेकिन फिर जहन से हट गई। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हु इज क्रेडिटेड ऑफ ओरिजिनेटिंग LOL यानी कि लोल स्टाइल इन द पोएट्री ऑफ कश्मीर। देखिए ये LOL जो स्टाइल ऑफ कश्मीर है, पोएट्री स्टाइल ऑफ कश्मीर है, लोल ही से हम प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउन हम लोल ही कर रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, ये बहुत मैंने सर्च किया, बहुत जगह जानने की कोशिश की, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में मिला नहीं। जो बातें बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं कि मतलब लोल स्टाइल ऑफ स्टाइल पोएट्री ऑफ कश्मीर जो है, वो यहाँ पूछ रहे हैं कि उसका ओरिजिनल जो क्रेडिट है, उसको जो स्टाइल ऑफ जो क्रेडिट है, इसका जो स्टाइल, हाँ, ये जो स्टाइल है, इसकी क्रेडिट किसको जाती है इसमें से। अब्दुल अहद आज़ाद, हब्बा खातून और जिंदा कौलिया दयाराम कछरू खुशदिल, इनमें से कौन है जिन लोगों ने लोल स्टाइल ऑफ पोएट्री का क्रेडिट आप उन्हें देना चाहेंगे या उनको देना चाहिए। तो पहले इसका सही जवाब सुन लेते हैं। इसका सही जवाब है हब्बा खातून। हब्बा खातून जो थी, उन्होंने लोल स्टाइल ऑफ कश्मीरी पोएट्री को मतलब शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में ना जान के इतना जान लीजिए कि ये एक तर्ज है शायरी करने की, एक ऐसी तर्ज है, इस तर्ज में भी शायरी
करी जाती है। इतना जान लीजिए इसके बारे में काफ़ी है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ना कि लिटरेचर क्वेश्चन से क्या ही ताल्लुक है इंडो इस्लामिक का, लेकिन पूछने वाले पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज, जो महीना आपका चल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन और अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन। रमजान का महीना जो है वो 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर है और वो महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है। अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश फरमाए, हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगला क्वेश्चन है द कुरान मेंशंस द नेम्स ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, कुरान में कितने प्रॉफिट्स के नाम मौजूद हैं, कितने प्रॉफिट्स के नाम आए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है कि 25 नहीं कि 25 नबियों का जिक्र कुरान में है। हालांकि लगभग 1.25 लाख के करीब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस ज़मीन पर प्रॉफिट्स को भेजा, नबियों को भेजा, अंबिया को भेजा, लेकिन उनमें से जो जिक्र आया है वो 25 लोगों का जिक्र कुरान में आया है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, हाँ एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि कुरान जो है वो किस नबी पर नाजिल किया गया, है ना। ऑप्शन दिया जा सकता है आपको अलग अलग, तो याद रखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु, सब जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब लिख दे रहा हूँ फिलहाल मैं यहाँ पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था। और भी जो किताबें हैं उनके बारे में भी हो सकता है आपसे पूछ ले आपसे, ज़बूर किस पे नाजिल हुई थी, इस्लामिक किताब है ना। ज़बूर किस पे नाजिल हुई थी, तो ज़बूर नाजिल हुई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, याद रखिएगा दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। मान लीजिए आपसे इंजील पूछ लिया जाए कि इंजील का नुज़ूल किस नबी पर हुआ था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर हुआ था। ठीक है, और तौरेत अगर पूछ ली जाए, तौरेत किस नबी पर नाजिल हुई थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, 1 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आवाज़ का मसला चल रहा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कौन सी नबी पे कौन सी किताब नाजिल हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो कुरान के बारे में हमने बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल हुई थी। अगर पूछ लो ज़बूर किस पे नाजिल हुई, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इंजील पूछा जाता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और तौरेत अगर पूछा जाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। इतना ही इसके बारे में जानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही ऑफर है। और अगला क्वेश्चन है द ट्रेडिशन ऑफ मलफूज राइटिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। पहले मलफूज जो लफ्ज़ है उसके बारे में जान लेते हैं। मलफूज जिसको कहा जाता है, वो जो सूफी संत हुआ करते थे, उनकी जो सेइंग्स होती थी, उनकी जो कन्वर्जेशंस होते थे, वो लोग जो कहते थे, है ना, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता था, लिखा जाता था ना, तो उनकी जो बातें हुआ करती थी उनको मलफूजात कहा करते हैं। इतनी चीज़ें हैं, बस उसी को मलफूज कहते हैं। और उसी का जो वो है, यानी कि जमा है, प्लूरल है, वो मलफूजात होता है। तो मैं मलफूजात इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर मलफूज का इस्तेमाल हुआ है ना। तो सूफियों के जो राइटिंग्स होती हैं, उनकी जो सेइंग्स होती हैं, उनके जो कन्वर्सेशन होते हैं, उनको जब किताबी शक्ल दे दी जाती है तो वो मलफूजात में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि जो मलफूजात राइटिंग है इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। हसन सिजदी, अमीर खुसरू,
अब्दुल रहीम खानिखाना और मौलाना जलालुद्दीन रूमी। तो इसका सही जवाब है कि हसन सिजजी, जो कि किसके शागिर्द थे, किसके स्टूडेंट थे, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के स्टूडेंट थे हसन सिजजी। और इन्होंने उनकी मतलब उनकी बातों को, उनके कन्वर्सेशन को किसके, निजामुद्दीन औलिया के, जिनकी मज़ार कहाँ मौजूद है, दिल्ली में, ठीक है, निजामुद्दीन के नाम से वो इलाका भी मशहूर है। तो हसन सिजजी जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के साथ रहते थे, उनके शागिर्द थे, उनके स्टूडेंट थे। उनकी बातों को, उनके सेइंग्स को, उन कन्वर्सेशन को वो नोट डाउन करते थे, लिखते थे। तो उन्हीं को इन्होंने जो है मलफूजात की शुरुआत करी थी इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, ठीक है। तो याद रखिए कि मलफूजात की शुरुआत किसने की, तो हसन सिजजी। पहले मलफूजात किसका लिखा गया, तो जाहिर सी बात है निजामुद्दीन औलिया। याद रखिए फर्स्ट मलफूज, मान लीजिए पूछ ही लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन अंडर पैट्रन एज ऑफ तुगलक सुल्तान फिरोज शाह वाज। कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि संस्कृत जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसका ट्रांसलेशन संस्कृत से पर्शियन में किस जो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के वक्त में जो चीजें संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट हुई थी, तर्जुमा हुई थी, उन्हें क्या कहा जाता था, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है फजाइल फिरोज शाही। फजाइल फिरोज शाही के नाम से उन चीजों को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर वॉज बिल्ड बाई, ठीक है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, ठीक है, उसको किसने किसने बनवाया था। एक तो आपको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई झोपड़ा नहीं है, बिल्डिंग है, उसको पूछ रहे हैं कि किसने बनवाया था इस बिल्डिंग को। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह और सिकंदर लोदी। इन दोनों का ताल्लुक 2.5 दिन के झोपड़े से नहीं, इन दोनों का ताल्लुक 2.5 दिन के झोपड़े से है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने झोपड़े को बनवाया था। याद रखिएगा इसमें जो थोड़ी बहुत चीजें बाकी रह गई थी वो इल्तुतमिश ने काम किया था। इसमें थोड़ा सा मतलब जो चीजें बनी थी उसमें कभी कभी उसके बनाव सिंगार का काम रह जाता है, तो उसके बनाव सिंगार का जो काम रुका हुआ था, जो रह गया था, इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया था। तो अगर कभी ये पूछा जाता क्वेश्चन, यहाँ तो क्लियर पूछा गया कि किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कभी पूछ लिया जाता है कि उसको बनाव सिंगार का थोड़ा बहुत इसमें काम बचा था, किसने करवाया था बाद में, तो इल्तुतमिश ने उसमें बचा हुआ काम करवाया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द भक्ति कल्ट वॉज, कि भक्ति कल्ट का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या रहा है, ठीक है ना, कल्ट वॉज, हाँ, कौन रहे हैं, तो कौन थे भक्ति कल्ट के, जो भक्ति कल्ट को जो लाने वाले हैं, भक्तिज्म जो था, जैसे सूफिज्म था मुस्लिम्स में होता है, वैसे मतलब हिंदुइज्म में जो है वो भक्ति काल होता है, भक्तिज्म होता है, ठीक है। तो उसको कौन एक्सपर्ट, मतलब उसके एक्सपोनेंट कौन थे, जो कौन बढ़ाने वाले थे, कौन उसको लाने वाले थे, कौन इंट्रोड्यूस कराने वाले थे, तो उसका सही जवाब है कि रामानुज, ठीक है। रामानुज जो थे वो भक्ति काल के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, आप कह लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु नानक जो पैदा हुए थे वो कहाँ, हाँ पैदा ही तो पूछा है, ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे। तो गुरु नानक जो पैदा हुए थे वो तालवंडी एक जगह है, एक शहर है जो कि पंजाब में मौजूद है, तालवंडी शहर, उसी शहर में जो है वो गुरु नानक पैदा हुए थे, ठीक है, याद रखने का क्वेश्चन है। और इनकी पैदाइश जो हुई थी वो 1469 में हुई थी। जो क्वेश्चन शायद लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो चीज़ें देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब ये डेट्स वगैरह याद होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए खैर मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। रोजे का महीना चल रहा है तो ऐसे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो इनकी जो पैदाइश गुरु नानक की, जो कि सिखों के बहुत बड़े मतलब एक मान लीजिए पैगंबर हैं, उनका ईमान है उन पर, ठीक है। तो गुरु नानक के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, है ना। तो वो बॉर्न मतलब उनकी पैदाइश जो हुई थी वो तालवंडी में हुई थी और 1469 में उनकी पैदाइश वहां पे हुई थी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं।
बस 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं। बहुत लंबी वीडियो भी मेरे ख्याल से नहीं हो रही होगी, और 34 मिनट की वीडियो भी हुई है। बहुत मुश्किल से 4-5 मिनट और लगने हैं और हम क्वेश्चन निपट जाएंगे। पद्मावत, अ स्टोरी ऑफ क्वीन ऑफ मेवाड़ वॉज अथॉर्ड बाई, बहुत फेमस स्टोरी है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, आप सब जानते होंगे। पद्मावत एक फिल्म बनी हुई है जिसमें अहम रोल निभाते हुए रणवीर सिंह देखे जा सकते हैं, और प्रियंका चोपड़ा हैं शायद, और रणवीर सिंह की बीवी है। खैर एक अलग बात है, शाहिद कपूर भी है उसमें। बात क्या हो रही है कि ये जो क्वीन ऑफ मेवाड़ की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो किसने लिखी थी? जो पद्मावत नाम की किताब है, तो उसको किसने लिखा था? ठीक है, याद रखिए, मूवी पे मत जाइएगा पता चले कि आप मूवी के ऑथर का नाम लिखने लगे कि उस मूवी का राइटर कौन है या डायरेक्टर कौन है। ऐसा कुछ यहाँ पे मूवी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर वो जो किताब है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि पद्मावत जो किताब है वो किसने लिखी, उसके राइटर कौन है। तो बहुत फेमस हुए थे क्योंकि किताब बहुत, ये मूवी जो थी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गई थी कुछ चीज़ों को लेकर के। तो मलिक मोहम्मद जायसी उस टाइम बहुत फेमस हो गए थे, और मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत नाम की जो किताब लिखी थी, फिर उस पर मूवी बनाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रस खान अ हिंदी पोएट एंड वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंपोज्ड, कि जो रस खान नाम के एक हिंदी पोएट बहुत मशहूर गुजरे हैं, ठीक है, और वो लॉर्ड कृष्णा के वर्शिप भी थे। ठीक है, याद रखिए, लॉर्ड कृष्णा के वर्शिपर थे, यानी कि उनके भक्त थे लॉर्ड कृष्णा के, है ना। कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे वो, और हिंदी के बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने इसमें से कौन सी किताब जो है वो कंपोज करी थी? ठीक है, तो उसका सही जवाब है प्रेम वटिका। प्रेम वटिका नाम की जो किताब थी उसके राइटर थे, उसके कंपोजर कौन थे? रस खान जो थे, हिंदी के पोएट भी हैं और लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिरदौसिया। मैंने कहा ना कि बहुत सारे सिलसिले हैं सूफिज्म में जो हमें पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें मतलब एग्जाम को क्लियर करना है, जिसमें से बहुत सारे सिलसिले आते हैं। जैसे फिरदौसिया लिखा है, इसके आगे यहाँ पर कुबरविया लिखा हुआ है, चिश्ती है, और नक्शबंदी है, और कादरी है, ये तमाम सिलसिले हैं। सोहरवर्दी है, चिश्ती जो मैंने बताया, चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, और नक्शबंदी है, फिरदौसिया है, और कुबरविया है। और भी 2-3 सिलसिले होंगे। इन सिलसिलों को, इनके फाउंडर को और इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस कराया, ये 2-3 चीजें देखने की होती हैं। ठीक है, यहीं पे देखिए लिखा हुआ है, फिरदौसिया एंड ऑफ शॉर्ट ऑफ कुबरविया सूफी ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, कि फिरदौसिया जो कुबरविया एक सूफी ऑर्डर है, उसी का छोटा सा पार्ट है, उसी का छोटा सा भाग है, उसी से निकला हुआ है। उसको किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था, उसको किसने इंडिया में लाया था, किसने इंडिया में पेश किया था फिरदौसिया सिलसिले को? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब नजीबुद्दीन, क्या, हाँ, नजीबुद्दीन मोहम्मद। नजीबुद्दीन मोहम्मद जो थे, उन्होंने फिरदौसिया नाम का जो सिलसिला था उसको इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में। इतना ही इसके बारे में जानना है, चलो कुछ पूछा भी नहीं जाता और आपको जानने की जरूरत भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हु इज रिकॉर्डेड एज मुजद्दिद अल-फसानी। मुजद्दिद अल-फसानी ये एक टाइटल है ना, मुजद्दिद अल-फसानी। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जिनको मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, देखिए ये आ गए सोहरवर्दी सिलसिले वाले, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती सिलसिले वाले आ गए। शेख अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी वाले हैं। और शेख नजमुद्दीन कुबरा, नजमुद्दीन कुबरा व कुबरवी से निकला हुआ है। फिर बाद में इन्होंने क्या किया था, फिरदौसिया वाला मामला बनाया था, यानी कि फिरदौसिया जो सिलसिला था, फिरदौसिया उसको क्या किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था इंडिया में, ठीक है। बाकी ये कुबरविया ऐसे ही थे। फिर बाद में नजीमुद्दीन साहब ने क्या किया था, नजमुद्दीन, हाँ ठीक है, नजमुद्दीन साहब ने क्या किया था, वो फिरदौसिया नाम से एक सिलसिला को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। खैर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से किसको जाना जाता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कि शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वो भी सर सैयद पे क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान रॉट द कमेंट्री ऑन द बाइबल इन टाइटल एज, कि बाइबल पे सर सैयद ने जो कमेंट्री लिखी थी उस किताब को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि मैंने पहले भी हमने बात करी है खुतबात अहमदिया की, और खैर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका जो सही जवाब है वो तबयीनुल कलाम है, कि तबयीनुल कलाम के नाम से जो सर सैयद ने किताब लिखी थी वो बाइबल पे कमेंट्री थी।
लेकिन बात जो करना है वो ये कि बहुत से लोग इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं ऑप्शन में। खुद बातें अहमदी क्योंकि बहुत मशहूर रही है सर सैयद अली रहमा की, तो इसमें बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे वही किताब होनी चाहिए और ऐसा वैसा। और ऑप्शन भी अगर हो तो इंसान खुद बातें अहमदिया लगा दे। खुद बातें अहमदिया को अक्सर लोग जानते हैं कि वो सर सैयद अली रहमा की किताब है, तो इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। क्लियर करते चलिए कि खुद बातें अहमदिया नाम की जो किताब थी उसको सर सैयद ने विलियम म्यूर की जो किताब थी उसके जवाब में लिखा था। यानी कि नबी पे जो कमेंट्री लिखी, नबी पे जो कमेंट्स किया था किसने, विलियम म्यूर ने, और किताब लिखी थी लाइफ ऑफ प्रॉफिट, लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जो जवाब में लिखा था उसके जवाब में खुद बातें अहमदिया लिखा था सर सैयद अली रहमान ने। और बाइबल पे जो कमेंट्री लिखी थी वो तबय्युनुल कलाम थी। और यहाँ पर बाइबल पे कमेंट्री वाली जो किताब है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी किताब है, उसका टाइटल क्या है जो सर सैयद ने बाइबल पे कमेंट्री लिखी थी। तो उसका सही जवाब है तबय्युनुल कलाम। तो ये थे 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे इंडो इस्लामिक के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछता है। और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि इंडो इस्लामिक का पोर्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, आपका ये पोर्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि आप 25 में से 25 या तो कम से कम 22, 21 या 23 क्वेश्चन को आप कनेक्ट कर सकें और सही तरीके से लगा सकें, ताकि आपका सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आसान हो सके। क्योंकि और जो पोर्शन है वो भी बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में वो मुश्किल है। हो सकता है उसमें से आप कम क्वेश्चन कवर कर सकें, लेकिन इसमें आपके पास चांसेस हैं कि आप ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि इस तरीके का रमजान ऑफर अलीगढ़ में चल रहा है। खैर, आप लोग के लिए नेक ख्वाहिशात, नेक नियत मेरी तरफ से और नेक दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक ख्वाहिशात में कामयाबी अता फरमाए, आप सबको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने की तौफीक अता फरमाए, आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।